Hello and welcome everyone. The course is Assistant Registrar Cooperative Societies, and today we are doing the introductory lecture of this series, lecture first, and we are going to analyze the syllabus and take the overview of this. सो पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या है इसका। यहाँ पे मैंने ये दिया हुआ है सिलेबस जो भी रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स हैं। इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे आई, वर्ल्ड में कैसे आई, फिर इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुई, इनफैक्ट फिर जम्मू कश्मीर में भी कैसे आई और इसका डेवलपमेंट क्या रहा। तो देन टाइप्स वगैरह, फिर लेजिस्लेशंस जो इस पर आए हैं, एक्ट्स वगैरह, और देन सो आई कैनॉट से अबाउट द लेटर पोर्शन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर नाउ आई एम टेकिंग अप दिस पोर्शन। हाँ, हम इसको मैं एक प्लान चॉक आउट करूँगी, इसको सीक्वेंशली हम इसको लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू शो यू के कंटेंट वाइज यहाँ पे मैंने कंटेंट जैसे लिया हुआ है। द फर्स्ट कंटेंट इज दिस डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स का ओरिजिन क्या रहा है, कोऑपरेटिव मूवमेंट और इसकी जो ये जो प्रिंसिपल्स हैं किन पर काम कर रहे हैं। देन वी विल टेक अप द हिस्ट्री पोर्शन, तो उसमें हम देखेंगे वर्ल्ड की हिस्ट्री, देन इंडिया की, एंड देन इन जेके कि ये अलग अलग तरीके से हिस्ट्री जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट की दुनिया में क्या कैसे रही है, फिर इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुई है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, एंड देन जेके में कैसे इंट्रोड्यूस हुई है, और फिर इंट्रोड्यूस होने के बाद डेवलप कैसे हुई है, देन डेवलप होने के बाद रेगुलेशंस और रूल्स जो इस पे बने, एक्ट्स जो बने हैं, लेजिस्लेशंस वगैरह, वो सब इस पे हम देखेंगे। फॉर नाउ मुझे लगता है कि ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है ये काफ़ी लेंथी है, इसको कम्प्रहेंसिवली हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि पहले कोऑपरेटिव्स होते क्या है। कोऑपरेटिव्स एक्चुअली एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती है, यानी कि लोग जमा होते हैं किसी एक मोटो को लेकर। उनको लगता है कि वो वॉलंटरली मेंबरशिप लेते हैं किसी एसोसिएशन की। कोई 5-10 लोग आ गए, उनको लगा कि हमें एक कंज्यूमर सोसाइटी डालनी चाहिए हमें, या ऐसा कलेक्शन सेंटर, मिल्क कलेक्शन सेंटर डालना चाहिए, तो ऐसी कोई सोसाइटी बनाएंगे। या खाली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, डेयरी, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, सब में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इंट्रोडक्शन हो चुका है। यहाँ तक कि एजुकेशन में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो कोऑपरेटिव्स चलाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिनको रन करती हैं। सो मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा कि कुछ लोग एसोसिएट होते हैं, एक कॉमन मोटो होता है उनका। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप मान लीजिए कश्मीर में भी, अगर आपको पता होगा, यहाँ पे लाल चौक वगैरह में आपने देखे होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ शॉप्स हैं। वो क्या करते हैं कि वो जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक शॉप है, और वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर्स से डायरेक्टली कुछ चीज़ें ले लेते हैं, फिर वो उसके बाद उनको आगे सेल करते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की शॉप्स हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने जब डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ले लिया, तो जो बिचौले हैं, मिडिल पार्टीज़ जो हैं, जिनकी वजह से, जो मान लीजिए पहले यहाँ पे होलसेलर लेता था, होलसेलर रिटेलर को बेचता था, और रिटेलर फिर कंज्यूमर को बेचता था। इस तरह से क्या होता था कि पहले होलसेलर थोड़ा सा प्राइस अपना बढ़ा लेता था, फिर रिटेलर को बेचता, रिटेलर और प्राइस बढ़ाता था, फिर कंज्यूमर को बेचता था, तो कंज्यूमर को चीज़ महंगी मिल जाती थी। अभी जब फॉर एग्जांपल इस टाइम कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक शॉप है, उसने डायरेक्टली मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसर से ले लिया और डायरेक्टली किसको दे दिया, कंज्यूमर को। इससे क्या हुआ कि उसने अपना प्रॉफिट भी निकाला उसमें से, लेकिन उसने ऐसे प्रॉफिट पर दे दिया कंज्यूमर को जो एक रीजनेबल रेट है, जहाँ पर इससे हमें ये समझ आता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये अपने प्रॉफिट के साथ साथ लोगों का, कम्युनिटी का भी भला कर रही है। ये एक मेन मोटिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कि वो कम्युनिटी वेलफेयर में एंगेज होते हैं। वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होते, कि उनका मतलब सिर्फ इतना नहीं है, जैसे कैपिटलिज्म में ऐसा होता है कि बस प्रॉफिट्स ही मिलने चाहिए, फिर चाहे लेबर्स का जो हाल हो, कंज्यूमर्स को जितनी महंगी चीज़ मिले।
इट्स नॉट लाइक दैट। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक कम्युनिटी वेलफेयर एक अहम प्रिंसिपल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुद भी लॉस पे ही काम कर रहे हैं, ये खुद भी प्रॉफिट्स कमाते हैं, लेकिन रीजनेबल प्रॉफिट्स कमाते हैं, जिससे कि वो प्रॉफिट्स तो कमा ही रही है, साथ साथ कंज्यूमर का, कम्युनिटी का भी भला हो रहा है। सो कम्युनिटी वेलफेयर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव। तो ये खुद भी प्रॉफिट्स कमाते हैं और आगे चल के कम्युनिटी को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, जैसे क्यों मिलते हैं इनमें कॉमन इकोनॉमिक गेन तो होता ही है, पैसे वगैरह प्रॉफिट्स तो आते ही हैं। सोशल एंड कल्चरल नीड्स, ओबियसली जैसे कश्मीर में अगर कोई शॉप है तो इस कल्चर से इफ़ेक्ट पड़ता है चीज़ों पर। अगर यहाँ पर कल्चर है कुछ चीज़ें, अलग चीज़ें खरीदने का, तो उस कल्चर से उस सोसाइटी पर बहुत अफेक्ट पड़ेगा, उनके प्रोडक्ट्स पे अफेक्ट पड़ेगा। तो उस कल्चर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी डिमांड में होंगे, तो वो नीड्स उसकी, ठीक है। इसी तरह से उसमें डेमोक्रेटिक कंट्रोल भी होता है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल क्या चीज़ है? डेमोक्रेटिक कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली बंदों ने, मान लीजिए 10 बंदों ने कोऑपरेटिव मिलके एसोसिएशन मेंबरशिप ले ली इसकी, वॉलंटरली एसोसिएट हो गए एक दूसरे के साथ, और अब उन्होंने कुछ कैपिटल डाल दिया इसमें, पैसे कुछ डाल दिया, अपना अपना शेयर डाल दिया, और अब इन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करके आगे ये चला रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब एक बंदा एक्सक्लूसिव ओनरशिप लेगा या दो बंदे एक्सक्लूसिवली पावरफुल रहेंगे, इसमें नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे जिसका भी आइडिया हो, चाहे जिसने भी एसोसिएट करवाए हो लोगों को, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल ही रहेगा। उसमें इलेक्शंस होते हैं, उसमें लोग चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को कि कौन मैनेज करेगा इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो वो वन वोट, इसमें एक है वन मैन वन वोट, यानी कि एक बंदे के पास एक वोट होता है, वो अपने वोट का इस्तेमाल करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है कि कौन इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को हेड करेगा या कंट्रोल करेगा या इसको मैनेज करेगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। और सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वॉलंटरी, वो तो आपको समझ ही आया होगा। वॉलंटरी इज़ खुद से, किसी बिना किसी फोर्स के, आप खुद चाह रहे हैं, यू आर वॉलंटरीली वांटिंग टू गेट एसोसिएटेड विद दिस। तो या आप वॉलंटरली खुद चाहते हैं कि एक एसोसिएशन बनाई जाए अपनी मर्ज़ी से, तो आप ऐसी एसोसिएशन बनाते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबरशिप ले लेते हैं आप। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, और इसमें ये जो है मोटो, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। सो एक कम्युनिटी वेलफेयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। इसी तरह से एक डेफिनेशन है एज पर द कोऑपरेटिव एक्ट ऑफ 1912, ठीक है। तो इसके मुताबिक सोसाइटी विच हैज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो होता ही है, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेशन प्रिंसिपल्स। कोऑपरेशन प्रिंसिपल्स में मैंने अभी आपको बोला कि कंसर्न फॉर कम्युनिटी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंसिपल है एक, कंसर्न फॉर कम्युनिटी। तो यानी कि वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो ले ही सकते हैं, प्रॉफिट्स कमाने की तो ओब्वियसली वो चाहेंगे, कोई लॉस में तो अपना पैसा नहीं डालेगा, वो चाहते हैं इकोनॉमिकली हमें भी बेनिफिट हो, लेकिन साथ साथ उनको ख्याल रखना है कोऑपरेशन प्रिंसिपल्स का। और उस कोऑपरेशन प्रिंसिपल में क्या आता है? कंसर्न फॉर कम्युनिटी, यानी कि उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन कम्युनिटी को भी फ़ायदा मिलना ही मिलना चाहिए। तो एक बार फीचर्स पे नज़र दौड़ाते हैं कि वॉलंटरली और ओपन मेंबरशिप है। वॉलंटरली खुद से आपने बना ली, ओपन मेंबरशिप कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है। देन डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, ये मैंने बोला, एक वन मैन वन वोट, ओके। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल शेयर, ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने 1 लाख का कैपिटल डाल दिया और दूसरे बंदे ने 10,000 का ही कैपिटल डाल दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10,000 वाले को बोले कि नहीं, अब तुम्हारा राइट नहीं है वोट करने का, 1 लाख वाले का है, या 1 लाख वाले 2 वोट डाल सकते हैं और 10,000 वाला 1 वोट डाल सकता है, नहीं। ये इसका बिल्कुल ऐसा है कि एक बंदा एक वोट, हर बंदे के पास एक वोट का पावर है।
वो चुन सकता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड। सो डेमोक्रेटिक कंट्रोल है। एंड देन मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, आप तो समझ गए इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का मतलब है कि पैसा डाल रहे हैं उसमें, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंसर्न फॉर कम्युनिटी, मैंने कहा एक इम्पॉर्टेंट, ये इसको एक्चुअली इसको डिफ़र करता है बाकी कंपनीज से। जैसे अगर आप सम कंपनीज भी यही करती हैं, वो भी इकोनॉमिकली उसमें शेयर होल्डिंग्स होती हैं, लोग आते हैं एसोसिएट हो जाते हैं, कंपनी बनाते हैं, उसमें पैसा डालते हैं। तो क्या फ़र्क है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मेन यही फ़र्क है, उसमें कंसर्न फॉर कम्युनिटी होता है और वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती है। प्रॉफिट ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि सर्विस ओरिएंटेड होती है। वो नहीं चाहती कि ऐसा ना हो कि प्रॉफिट ओवरराइड करे सर्विस को। नो, प्रॉफिट्स तो बना ही रही है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट ना बनाए, लॉस में चली जाए, नहीं, प्रॉफिट्स तो बना रही है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, ये एट द कॉस्ट ऑफ सर्विस नहीं होना चाहिए। मतलब कम्युनिटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे कि कैपिटलिज्म में ऐसा होता है, अगर आपके पास लेबर काम कर रहे हैं, उन्होंने टारगेट सेट कर लिया, आज तो 2 लाख पीसेस बनने चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, या 20 लाख प्रोडक्ट्स बनने चाहिए आज दिन में। फिर चाहे लेबर बीमार हो या लेबर की इतनी कैपेसिटी ना हो, या बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो उसमें वो क्या होते हैं, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, उनको प्रॉफिट से मतलब होता है, उनको वेलफेयर, कम्युनिटी के वेलफेयर से इतना मतलब नहीं होता। सो दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो ये एक मेन फ़र्क होता है बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो बाकी होते हैं, जैसे कैपिटलिज्म में वगैरह में होता है, कंपनीज वगैरह वो क्या चाहती है, प्रॉफिट्स मिले। सो इट इज़ सर्विस ओरिएंटेड। और इक्वालिटी का प्रिंसिपल जो इसमें है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, योर कास्ट, क्रीड, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन। सो इट्स इक्वालिटी प्रिंसिपल भी इसमें आता है। देन द ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अभी मैंने आपको पहले ही समझाया। जैसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का शॉप है, अब ये कंज्यूमर को दे रहा है, लेकिन ले कहाँ से रहा है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से। तो इससे बीच में जो चेन होती है, होलसेलर की, रिटेलर की, बाकी बंदों की, उसके बाद बिकता है ये कंज्यूमर को, हाई रेट्स पे बिकता है, क्योंकि बीच बीच में बंदों ने इसके प्राइसेस बढ़ा लिए होते हैं। तो वो मिडिल मैन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, कंज्यूमर को भी ईजिली प्रोडक्ट मिलता है। इट्स नॉट ओनली फॉर कंज्यूमर्स ऑल्सो, बट इट इज़ ऑल्सो फॉर द प्रोड्यूसर्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मार्केट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की शॉप है, ठीक है, ये प्रोड्यूसर है, ये फार्मर है। तो इस फार्मर को पहले बेचना पड़ता, अगर होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर पे जाता, तो ये सीधी सी बात है कि ये इसके पास इतना बारगेनिंग पावर नहीं था। होलसेलर जितना प्राइस इसको देता, इसको ओब्वियसली वो कम ही प्राइस देता, क्योंकि वो उसको बोलता जब मैं तुमसे लूँगा, मुझे आगे रिटेलर को बेचना है, रिटेलर भी किसी बंदे को बेचेगा, या रिटेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचेगा। तो इस चेन में थोड़ा थोड़ा पैसा तो बीच बीच में बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, तो वो पहले ही उसको ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएगा। तो प्रोड्यूसर का भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है, फार्मर्स को उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती रेट जितनी कि वो वर्थ होती हैं उनकी प्रोड्यूस। अब इससे क्या होता है, देखिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का शॉप है, और यहाँ से कंज्यूमर, यहाँ से प्रोड्यूसर। जब इसने डायरेक्टली ले लिया प्रोड्यूसर से और ये बेच रहे हैं कंज्यूमर को, ये तो प्रोड्यूसर के पास थोड़ा बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है। फार्मर के पास, मान लीजिए फार्मर है, फार्मर अभी बेच रहा है, फॉर एग्जांपल डेयरी फार्मर है, दूध बेच रहा है, चीज़ बेच रहा है, कुछ और बेच रहा है, तो उसके पास एक बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। वो डायरेक्टली इसको बोल पाता है कि नहीं, मेरी रेट थोड़ी बढ़ाओ, बिकॉज बिचौली मिडल मैन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। वो डायरेक्टली इसको अच्छे रेट पर बेच पाता है अपनी प्रोड्यूस, और वो आगे थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ाकर कंज्यूमर को बेच देता है। तो इस तरह से दोनों का फ़ायदा होता है, प्रोड्यूसर का भी भला हो जाता है और कंज्यूमर्स का भी भला हो जाता है। सो कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर बोथ अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, तो दोनों का ही वेलफेयर भी हो रहा है। तो प्रोड्यूसर इज़ ऑल्सो गेनिंग, प्रोड्यूसर का भी बार्गेनिंग पावर बढ़ गया, एंड कंज्यूमर इज़ ऑल्सो गेनिंग, कंज्यूमर के भी रेट्स कम हो गए, रीजनेबल रेट्स हो गए, तो जो सोसाइटी है उसको भी प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। ओके, तो ये जो प्रोड्यूसर हैं या कंज्यूमर है या मेंबर्स हैं, वो सब कम्युनिटी के तो पार्ट हैं, तो कम्युनिटी का इसमें वेलफेयर भी हो रहा है, साथ साथ प्रॉफिट्स भी गेन हो रहे हैं। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। सो दूसरा पॉइंट इसमें है सर्विस नॉट प्रॉफिट। मैंने आपको पहले भी बोला ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है। सो इसका मतलब ये नहीं लॉस में जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट्स कमा रहा है, रीजनेबल प्रॉफिट्स कमा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट्स ही कमाने हैं। तो ये सर्विस ओरिएंटेड होते हैं। अभी हमने देखा कि इससे कम्युनिटी को भी सर्व
हो जाता है, कम्युनिटी को का वेलफेयर भी होता है, तो उनको भी अच्छी सर्विस मिलती है। इसी तरह से इनका एक मोटो ये भी है, जैसे फूड्स जो होते हैं उसमें ट्राई करते हैं अनअडल्टर्ड फूड्स, ठीक है, तो उसमें ऐसा ना हो कि एडल्ट्रेशन आ गई हो फूड में। ये अच्छी क्वालिटी के फूड्स को अच्छे रीजनेबल प्राइसेस पे बेचते हैं, तो उस तरीके से क्या होता है, कम्युनिटी का भी वेलफेयर हो जाता है और प्रॉफिट्स भी मिलते हैं। सो सर्विस, दीज आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर ऑलवेज सर्विस ओरिएंटेड बट नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, ओके। एंड वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी इज द मेन प्रिंसिपल, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। इनफैक्ट इट डिफरेंशिएट्स बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड नॉर्मल कंपनीज वगैरह जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं। दिस वन पॉइंट, वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, ये इसको डिफर कराता है। एंड देन इट्स न्यूट्रल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। इसमें ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकली ओरिएंटेड या रिलीजियस ओरिएंटेड, या इसी के बेस पर, ना तो पॉलिटिक्स इसका बेस है ना ही रिलीजन इसका बेस है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पॉलिटिकल ग्रुप यू बिलोंग टू, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन यू बिलोंग टू, you can always come and take the membership of any cooperative society. And then to uplift the weaker section, क्यों uplift the weaker section का मतलब है, जैसे ये सीधी सी बात है, कम दामों पे दे रहे हैं चीज़ें, तो जो वीकर सेक्शन है ना, उसका जो है परचेजिंग पावर जो है उसका, वो पहले इतनी चीज़ें नहीं खरीद पाता। अब जब उसको थोड़ा फ़ायदा मिल रहा है तो थोड़ी ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है, तो वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट कर रहा है। नॉट ओनली दिस, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे फार्मर्स थे, इनफैक्ट जब इंडिया में यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट इंट्रोड्यूस हुई, इट इंट्रोड्यूस्ड एज क्रेडिट मूवमेंट। तो क्रेडिट मूवमेंट किसके लिए थी? फॉर द डिस्ट्रेस्ड क्लास ऑफ फार्मर्स, क्योंकि उनके पास, वो पहले ही महाजन वगैरह के पास जाते थे तो वो पैसे उनको उनसे मनी लेंडर्स से लेते तो थे, लेकिन मनी लेंडर्स उनको बहुत हाई चार्ज करते थे इंटरेस्ट रेट्स। तो उस चक्कर में क्या होता था, फार्मर्स बहुत डिस्ट्रेस्ड हो गए थे। तो ये क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, कोई फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई, ओके, तो ये अब फार्मर्स को क्या कर रहे हैं, ये इनको लोन्स दे रहे हैं। ये इनको लोन्स दे रहे हैं, और वो भी किस रेट पे दे रहे हैं? एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट्स पे दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है, फार्मर्स का भी भलाई हो जाता है, और इंटरेस्ट तो वैसे कमा ही रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, इनको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन फार्मर्स को क्या होता है, उन पर बर्डन कम हो जाता है, तो उनको क्रेडिट मिलना स्टार्ट होता है, वो क्रेडिट ले सकते हैं, जिससे वो सीड्स खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और देन आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स वो उसको रिपे भी कर पाते हैं। तो इनफैक्ट जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज अ क्रेडिट मूवमेंट। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट जो आया था इंडिया में, वो था 1904 में। हमें ये आगे पूरा पढ़ना है, मैं इसको एक एक करके पढ़ाऊँगी। वर्ल्ड में कैसे इसका हिस्ट्री कोऑपरेटिव मूवमेंट का कैसे आया था, क्रोनोलॉजिकली हम पढ़ेंगे, डेट वाइज भी। फिर इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद जेके में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, ये हमें सब कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल हम थोड़ा सा इसके बारे में ग्रिप करते हैं कंसेप्ट्स को। देन इसके प्रिंसिपल्स हैं, जैसे रोचडेल्स प्रिंसिपल हैं, ओके। रोचडेल इज़ अ प्लेस इन यूके। तो एक्चुअली वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई थी जो बहुत कामयाब रही थी, और उसके जो प्रिंसिपल्स थे उनको अप्लाई किया जाता था फिर आगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे। सो दीज आर नोन एज द रोचडेल्स प्रिंसिपल। देन आईसीए, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। एंड देन इन 1995 में ये अमेंड हुए थे। अगर आप इस टाइम भी जेके कोऑपरेटिव्स की खोलेंगे साइट, वहाँ पर आपको यही वाले रूल्स मिलेंगे, प्रिंसिपल्स मिलेंगे 1995 की, जो बिल्कुल अपडेटेड। देन कार्वे कमेटी प्रिंसिपल्स वगैरह ऑलमोस्ट ही सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। राइट नाउ लेटेस्ट यू कैन फाइंड दिस वन ऑन द वेबसाइट्स। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर डिक्लेरेशन। आई विल टेल यू अबाउट दिस। तो मैनचेस्टर डिक्लेरेशन इसको क्यों बोलते हैं? मैनचेस्टर इज़ ऑल्सो प्लेस इन यूके, ओके। सो मैनचेस्टर डिक्लेरेशन इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज 1995 में जो आईसीए ने क्या करा था काम, रिफॉर्मुलेट किए थे प्रिंसिपल्स। सो दीज आर 7 प्रिंसिपल्स एक्चुअली। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर डिक्लेरेशन। सो लेट्स नो कि ये क्या है। दीज आर दिस वन, वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप। इससे पहले भी मैंने फीचर्स में आपको ये पढ़ाया था कि खुद से और कोई भी मेंबरशिप ले सकता है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल में वोटिंग सिस्टम से इलेक्ट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह, तो वो इसको मैनेज करते हैं। देन मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, हर मेंबर कुछ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन देता है, इसमें कैपिटल डालता है, इन्वेस्ट करता है। ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, ये अब खुद से ये लेते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, दूसरे कोऑपरेटिव्स के साथ काम कर सकते हैं। सो दे हैव एन ऑटोनॉमी, उनको अपनी भी एक अथॉरिटी है। ऐसा नहीं है कि वो
फोर्सफुली सिर्फ बिल्कुल ही खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं. सो दे टेक पार्ट, मेंबर्स टेक पार्ट एक्टिवली इन द पॉलिसी मेकिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. देन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन. ये एजुकेशन, ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन जो भी है, ये एजुकेशन और ट्रेनिंग मैनेजर्स वगैरह जो भी मैनेज करेंगे कोऑपरेटिव, उनको फ्री एजुकेशन भी दी जाती है, उनको ट्रेनिंग वगैरह इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को इफेक्टिवली हैंडल कर सके. देन कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, नेशनल, रीजनल या इंटरनेशनल लेवल पर भी कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट है. एंड देन कंसर्न फॉर कम्युनिटी. ये तो मैंने आपको बोल ही दिया, कंसर्न फॉर कम्युनिटी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. यही इसको डिफ्रेंशिएट कराता है बाकी कंपनीज से जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं. सो सर्विस इज द मेन मोटो ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. प्रीवियसली इंक्लूजन जैसे रॉस्टेल्स में है, लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेयर, ठीक है, एंड डिविडेंड. तो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी तो आपको पता है. यहाँ पर मैं बताती हूँ, मान लीजिए कैपिटल किसी ने इन्वेस्ट कर लिया तो उसका कोई एक लिमिटेड शेयर ही उसको मिलेगा. लिमिटेड शेयर का कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट ही उसको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो उनको फंड्स कलेक्ट करने के लिए भी कुछ पैसा चाहिए होता है. क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो इतने ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होते. तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा, आप फिर बचेगा भी, इनको भी देंगे इंटरेस्ट, मेंबर्स को भी. और उसके बाद नो, यू हैव टू टेक सम मनी. आपको कुछ मनी फंड्स वगैरह के लिए भी पूल करने पड़ेंगे. सो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल पर मेंबर्स को. एंड देन डिविडेंड. व्हाट इज़ डिविडेंड? ये जैसे प्रॉफिट्स कमा लिए किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने तो उसका डिवीजन हो जाता है. जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके बीच में उसको डिवाइड कर दिया जाता है और इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है. एंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी इज़, ये आप समझ ही गए होंगे, इसमें पॉलिटिक्स या रिलीजन का कोई अमल दखल नहीं है. एनी वन डिवाइड ऑफ हिज पॉलिटिकल इंक्लिनेशन एंड डिवाइड ऑफ हिज रिलीजियस इंक्लिनेशन, वो इसको ज्वाइन कर सकता है. मैनचेस्टर डिक्लेरेशन के बारे में मैंने आपको बोल दिया. ये टर्म हो सकता है कभी आए क्वेश्चन एग्जाम में आए. मैनचेस्टर डिक्लेरेशन इज़ रिलेटेड टू, ठीक है, तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, कोऑपरेटिव ओरिजिन या कुछ ऐसे आ जाए. सो पता होना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में मैंने एक थोड़ा छोटा सा ओवरव्यू रखा है, यहाँ पर फ्लो चार्ट बना दिया है कि इंडिया में कैसे आया, फिर जेके में कैसे आया, और इसका जो है पॉलिटिकली पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्लेस है, कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली इसको जगह दी गई है, और इसके फादर एक्चुअली कौन है कोऑपरेटिव मूवमेंट के. सो लेट्स डिस्कस दिस. तो पहले देखते हैं फादर जो है रॉबर्ट ओवन. रॉबर्ट ओवन हैं कौन? रॉबर्ट ओवन जो थे ये एक वेलिश कॉटन ट्रेडर थे. सो इनका क्या मानना था कि ये प्रॉफिट्स तो कमा ही रहे थे, लेकिन इनकी एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि ये अपने लेबर्स का, अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखते थे. ये उनको और उनकी बच्चों की तालीम, एजुकेशन के रिलेटेड ये चाहते थे कि मैं भी उनको फ़ायदा दूँ. सो ही वॉज म्यूचुअली हेल्पिंग देम गेटिंग एजुकेटेड. ओके, तो ये उनका ख्याल रखते थे. ही वॉज नॉट ओनली गेनिंग द प्रॉफिट्स बट ही वॉज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स देयर एजुकेशन एज वेल. तो ये जो म्यूचुअल ये एक तरीके का, इट वॉज अ गुड गेस्चर फ्रॉम रॉबर्ट ओवन. एक्चुअली इन्होंने ही कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है, कोऑपरेटिव मूवमेंट के प्रिंसिपल्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करके कोऑपरेटिव मूवमेंट को एक फॉर्मल शक्ल दे दी थी. सो दैट इज़ वाई रॉबर्ट ओवन को फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट बोला जाता है. अदरवाइज़ अगर आप हिस्ट्री को खंगालेंगे, आप देखेंगे कि इससे पहले भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कुछ बनी हैं, कुछ फॉर्मल अनडॉक्यूमेंटेड जिनमें जो डॉक्यूमेंट्स में नहीं आई हैं, ऐसी भी हैं. इनफैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बहुत पुराना कंसेप्ट है. एनिशेंट हिस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे, पुराने टाइम्स में ट्राइब्स वगैरह भी ऐसे आपस में अपने अपने ख़ानदान में जैसे कॉपरेशन करते थे, किसी पैसा पूल करते थे, रिसोर्सेज को पूल करते थे. तो it's a very ancient concept, but what made it then a new concept was this कि इसके cooperative principles जो थे business organizations में apply कर दिए गए, and then formally the cooperative movement launched. So Robert Owen was a cotton trader. तो इन्होंने ही इनको कहते हैं father of कोऑपरेटिव मूवमेंट. ओके, नाउ एक्चुअली अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो ये माना जाता है यूरोप से ही इसका ज़्यादा स्टार्ट हुआ है. लेकिन इंडिया में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1904
लॉन्च हुआ, एक्ट जब आया 1904 में, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट लॉन्च हुई ऑफिशियली इंडिया में। ऑल दो कि 1901 से इस पे थोड़ा सा काम जा रहा था, 1903 में भी। हम पढ़ेंगे इसको जब हम अभी आगे इसमें हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन द वर्ल्ड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन इंडिया, क्रोनोलॉजिकली सिक्वेंशली इसको हम कवर करेंगे। उस टाइम पे पॉइंट बाय पॉइंट मैं ये बोलूँगी। मैं यहाँ नहीं चाहती हूँ ये पूरा बोलना, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ करेगा आपको। लेट्स गो विद द इंट्रोडक्शन टुडे। देन सो इन इंडिया ऑफिशियली आप मान सकते हैं 1904 इज़ द डेट जहाँ पर ऑफिशियली इसको इंट्रोड्यूस करा गया है। एंड देन इंडिया में तो था ही उस टाइम, ओबियसली ब्रिटिश राज चल रहा था, और वहाँ पे वॉइस रॉय कौन थे उस टाइम? लॉर्ड कर्जन। याद रखना है आपको, लॉर्ड कर्जन वॉइस रॉय थे उस टाइम। 1905 तक लॉर्ड कर्जन ही रहे हैं। एंड देन 1914 में इसको JK में इंट्रोड्यूस करा महाराजा प्रताप सिंह ने। ओके, महाराजा प्रताप सिंह, याद है आपको महाराजा प्रताप सिंह को आगे सक्सीड किसने किया था? हरी सिंह ने। ठीक है, इसके प्रेडिसेसर थे रणबीर सिंह। सो यह तो आपको पता ही होगा। तो महाराजा प्रताप सिंह ने इंट्रोड्यूस करा था इसको JK में। क्यों? क्यों? महाराजा प्रताप सिंह एक्चुअली फॉलोड द सूट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि 1904 में तो पहले ही कोऑपरेटिव मूवमेंट इंट्रोड्यूस हो चुकी थी इंडिया में, ऑफिशियली एक्ट आ चुका था इस पर। सो देन आफ्टर दिस द महाराजा प्रताप सिंह फॉलोड द सूट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंट्रोड्यूस द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन जम्मू कश्मीर इन 1914। ओके, 1914 AD में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। इसका पर्पस सेम था, प्रोवाइडिंग रिलीफ टू स्मॉल एग्रीकल्चरिस्ट क्लास ऑफ द स्टेट, क्योंकि वहाँ पर भी फार्मर्स डिस्ट्रेस थे। उनको भी मनी लेंडर्स, प्राइवेट मनी लेंडर्स ने तंग कर रखा था। वो उनको पैसा दे तो देते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट उस पर चार्ज करते थे। उससे उसके बाद तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं था, चाहे वो फिर हार्वेस्ट भी करते, अपनी क्रॉप बेचते भी थे, वहाँ से जो पैसा था वो भी उनको देना पड़ता था, और उसके अलावा इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। सो दे वर काइंड ऑफ डिस्ट्रेस्ड। एंड इसको ईज आउट करने के लिए क्रेडिट सोसाइटीज़, ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट लॉन्च करी महाराजा प्रताप सिंह ने भी, और उससे क्या हुआ कि क्रेडिट मिलना ईजी हो गया। अब क्रेडिट मिलना ईजी हो गया, मतलब उनको इंटरेस्ट रेट तो चार्ज होता था, कम होता था, और उनको एक्सेस टू मनी भी ईजी होने लग गया, और पैसा जो उस पर चार्ज होता था, इंटरेस्ट जो चार्ज होता था, वो भी कम होने लग गया। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, ये 97, आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 97th अमेंडमेंट जो आई थी 2011 में, 2011 में, 2011 में पास हुई थी, और इन इफेक्ट इट हैड कम इन टू 2012, फरवरी 2012 आई गेस। सो यस, तो 97th अमेंडमेंट जो आई थी, इसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज C, याद रखें, 19th आर्टिकल क्लॉज 1 सब क्लॉज C, इसमें दो वर्ड्स जोड़ दिए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दो वर्ड्स जोड़ने के साथ, स्टेटमेंट के साथ दो वर्ड्स जोड़ने के साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इज़ ऑफिशियली नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांटेड बॉडी। तो उसके पास अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड इन the constitution now via 97th amendment act, where article 19 clause 1 sub clause C, वहाँ पर ऐड हुए हैं cooperative societies, दो words cooperative societies, and this addition has given cooperative societies a constitutional status, इनको constitutional status मिल चुका है। इसी तरह से DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या हुआ, आर्टिकल 43B जोड़ दिया गया है, जो कि एक्चुअली किस बारे में बात करता है, प्रमोशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि इसकी वॉलंटरी फॉर्मेशन वगैरह, यानी कि जो स्टेट है वो प्लेज करे कि वो जो है प्रमोशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में
हेल्प करेगी। डीपीएसपीज एक्चुअली क्या है कि वो एनफोर्सबल नहीं होते हैं, तो ये एक किस्म की डायरेक्शन होती है कि हम मतलब स्टेट को ऐसा करना चाहिए। इट हैज़ एक्चुअली अ डायरेक्शन, इट्स नॉट एनफोर्सेबल। आप इसको कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया तो केस ठोक दो, इस पे नहीं हो सकता वो। सो इट इज़ ओनली, हम बस इसको ऐसे कर सकते हैं कि दीज आर द डायरेक्शंस, आप इसको बस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैनॉट चैलेंज इट इन द कोर्ट। सो बट आर्टिकल यहाँ पर ये पहले आर्टिकल में आ चुका है। सो और स्टेट को भी एक डायरेक्शन मिल चुकी है कि इसकी प्रमोशन के लिए काम किया जाए। अगर आपको ये याद होगा कि ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हमारे पास 3 लिस्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पे एक्सक्लूसिवली स्टेट लॉज बनाती हैं। यूनियन लिस्ट वो होती है जिस पे एक्सक्लूसिवली सेंटर लॉज बना सकती हैं। और एक है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिस पे दोनों स्टेट भी और सेंटर भी लॉज बना सकती है। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ये स्टेट लिस्ट में ही आती है। अब इसके बारे में एक अपडेट आपको मैं बता देती हूँ। अपडेट रिसेंटली आई है, जब परसों आपको याद होगा रिशफल हुआ था कैबिनेट, शायद 7 जुलाई। तो उस टाइम क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एक नई मिनिस्ट्री, सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी गई। एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी गई। इसको हेड इस टाइम कौन कर रहे हैं? अमित शाह, ठीक है। तो अमित शाह को इसका हेड बना दिया गया। एक्चुअली अमित शाह वैसे भी हेड रह चुके हैं कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह गुजरात में, तो इसके एक्सपीरियंस के मुताबिक अमित शाह को इसका हेड बना दिया गया है। अब अगर आपने पिछले टाइम आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आपने देखा होगा वो बहुत हल्ला हो चुका था फार्म बिल्स पे। तो फार्म बिल्स के पे फार्म बिल्स का इसके साथ क्या कनेक्शन है आप बताएं? ऑब्वियसली कनेक्शन है, क्योंकि फार्मर्स ही ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं। डेयरी फार्मर्स हैं। बहुत कामयाब नाम है अमूल, अमूल है, वर्का है, वाइट रेवोल्यूशन याद होगा आपको, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो ऑब्वियसली जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ एक कनेक्शन होगा, डायरेक्ट पॉलिटिकल कनेक्शन, मतलब आप एक मिनिस्टर या एक मिनिस्ट्री उनको डायरेक्टली एड्रेस कर सकती हैं, डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती हैं, रेगुलेट कर सकती हैं। सो एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बना दी गई है रिसेंटली, जिसको हेड कर रहे हैं अमित शाह। पुराने टाइम में, अर्लियर टाइम्स बिफोर दिस, दिस कॉपरेशन जो था इट यूज़ टू कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। इट यूज़ टू कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बट नाउ अ सेपरेट कॉपरेशन मिनिस्ट्री हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑफिशियली। सो अगर आप चाहेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस का ये जो है आप देख लीजिएगा, आफ्टर 7 जुलाई का कुछ इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, उसमें पूरी तरह से दिया हुआ है, इसके रिलेटेड बहुत फैक्ट्स भी हैं और बहुत इन्फॉर्मेशन भी है। चाहे तो आप उसको थोड़ा पढ़ लें। सो अब मुझे ये तो मैंने आपको बोल दिया है, वाइस रॉय उस टाइम लॉर्ड कर्जन थे। और फर्स्ट कोऑपरेटिव इन इंडिया, हाँ ये एक पॉइंट है जो मैंने सोचा इसमें ऐड करना चाहिए। एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ कानागिनहाल, विलेज ऑफ गडक, डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। ओके, कर्नाटका में पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, लेकिन आप याद रखें इट वाज द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म्ड अंडर द फर्स्ट, सॉरी दिस इज फर्स्ट, दिस नॉट फिट, फर्स्ट कोऑपरेटिव लॉ ऑफ इंडिया। यानी कि पहली जो बनी है कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द कोऑपरेटिव लॉ ऑफ इंडिया। ओके, तो दैट इज दिस एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ कानागिनहाल। ओके, सो रिमेंबर दिस। एंड अभी मैंने आपको ये एक अपडेट बता दी इसकी कि मिनिस्ट्री इसकी अलग बन चुकी है और अब इसको हेड कर रहे हैं अमित शाह। सो आई होप कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने काफ़ी कुछ समझ लिया है, यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। और आपने ये भी समझ लिया है कि सिलेबस क्या है। प्लीज़ आप एक बार इसको फिर से देख लें कि सिलेबस क्या क्या है, और इसको हम आराम से बिल्कुल करेंगे कंप्लीट, क्रोनोलॉजिकली भी और सीक्वेंशली भी। आज हमने समझा कि कोऑपरेटिव्स होते क्या हैं, इनका मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फीचर्स क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, और कुछ अपडेट्स ली। अब आइंदा नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स। नीड क्या थी, क्यों बने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एक्चुअली ऐसा इशू क्या बना था, ऐसी नीड क्या पैदा हुई थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनानी पड़ी, और ओरिजिन कहाँ से आए, कैसे कैसे फिर डेवलप हुए, और हम इसको आगे इंशाल्लाह कवर करते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अगर कोई सजेशन हो प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर।